दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पटेल और मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। दोस्तों आज हम लाए हैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो आपका 2 शिफ्ट में पेपर होता है। सेकंड पेपर जो होता है 2021 का सेकंड पेपर जो जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आए हुए थे प्रीवियस ईयर्स के, वो मैं लाया हूँ। सेकंड शिफ्ट में पूरे 100 क्वेश्चन होते हैं, 1 से 50 तक का आपका रीजनिंग होता है। उसके अलावा जो आपका 50 होता है वो जीएस जीके का होता है, तो वही बताने वाले हैं। 51 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न समझिए जीएस का, जो कि पहला प्रश्न क्या आया था, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, इस स्थिति में भारत के जो राष्ट्रपति का कार्य कौन संभालेगा, तो ये आपका राइट आंसर इसका है भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और 52 नंबर प्रश्न है 1952 में, ध्यान दीजिएगा साथियों, वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के अलग होने के उपलक्ष्य में किस दिनांक को संपूर्ण राज्य में बिहार दिवस मनाया जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। राजस्थान के किस किले में जयमल और कल्ला सूरवीरों के सम्मान में छतरियाँ बनाई गई थीं, जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी करके अपने प्राण त्याग दिए। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन 4 आपको सामने दिख रहे हैं साथियों, जिसमें से आपको बताना है, पहला है कुभलगढ़ किला, दूसरा है आमेर किला, तीसरा चित्तौड़गढ़ किला और चौथा है रणथंभौर किला। इसमें से राइट आंसर आपको बताना है, बताइए। तो हम आपको बता देते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, चित्तौड़गढ़ किला जो था वो इसके ही लिए बनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। भगवान राम जो है उन पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे। तो इसके यदि भगवान राम पर केंद्रित अग्रदूत को मानेंगे तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामानंद जी भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कहे जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है, जात और सवार। क्या है साथियों, जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है। इसको आपको बताना है। जात और सवार ये मनसबदारी प्रणाली जो थी मुगल के समय में बनाया गया था, ये मनसबदारी प्रणाली, इसमें जात और सवार को ही लेकर के कुछ प्रशासनिक बदलाव हुए थे। मनसबदारी जो प्रथा थी उसी के तहत थी, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। यदि भारत में जो राष्ट्रपति हैं वो त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्याग पत्र किसे देंगे। इसका राइट आंसर आपको बताना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है साथियों, इतना तो आपको पता होना चाहिए। यदि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देगा तो उसका त्याग पत्र वो किसे देगा जो कि उसके कार्यभार को संभाले। तो हम आपको बता दें कि इसका राइट आंसर है जो आपका भारत के उपराष्ट्रपति, क्योंकि अनुच्छेद आपके 52 के दूसरे भाग में आपको वर्णित किया गया है कि जो राष्ट्रपति होता है वो त्यागपत्र अपना उपराष्ट्रपति देता है और उपराष्ट्रपति जाकर लोकसभा में उसको पेश करता है, बताता है। तो अनुच्छेद मैंने 52 बताया गलती से, अनुच्छेद 56 है, अनुच्छेद 56 ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अनुच्छेद 56 के भाग 2 मतलब अनुच्छेद 56 के 2 के तहत ये चीज़ प्रथा है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है और वो उपराष्ट्रपति जाकर लोकसभा में साबित देता है। तो ये है आपका अनुच्छेद 56 के 2 के तहत। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है आपका ये कहाँ स्थित है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन राइट, जो इसमें से आपका कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर सी जो है इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। सुनामी के कारण होता है। सुनामी के कारण क्या होता है, तो जब आपकी सुनामी आती है तो बहुत तेज़ी से क्या होने लगता है। आप सुनामी का नाम सुने होंगे, सुनामी एक बार आया था बहुत भयंकर तरीके से। यदि आप सब उसको जानते होंगे तो आपको राइट आंसर पता चल गया। पानी के नीचे ज्वालामुखी की गतिविधि जो है वो बहुत तेज़ हो जाती है, तो सुनामी का कारण इसी कारण होता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे।
भारत में प्रथम मुगल जो सम्राट कौन था? भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो आप लोग जानते होंगे सबसे पहले बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी। तो बाबर ही मुगल वंश का जो है मुगल काल का जो सम्राट कहा जाएगा पहला, क्योंकि आपको पता होगा बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध जीतकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली, अर्थात मुगल साम्राज्य की स्थापना किए। और बाबर का जन्म फरगान में हुआ था, वर्तमान उज्बेकिस्तान के नाम से जो जाना जाता है। बाबर का पूरा नाम जसरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर के 4 पुत्र थे, मैंने पहले ही बता दिया था पिछले वीडियो में। पुत्र जो थे वो हुमायूं थे, कामरान थे, हिंदाल और अस्करी, ये 4 पुत्र उनके बाबर के थे। तो ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जनगणना जो 2011 के अनुसार, क्या है साथियों? जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? भारत का कौन सा जो शहर है वो सबसे ज़्यादा आबादी वाला? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, इसमें बताना आपका कौन सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर था 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कपूरथला। कपूरथला में सबसे ज़्यादा जनगणना पाई जाती है, मतलब पाई गई थी 2011 की जनगणना के अनुसार। आज तो पता नहीं कि अभी तो जनगणना हुई नहीं, 2021 में 10 साल बाद होती है, लेकिन आगे से होगी। महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना नहीं हो पाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे आपका, जो 61 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आपको बताना इसमें कौन सा ऐसे लेखक हैं जिन्होंने रामपंथ के अग्रणी ज्योति स्तंभ सती कवि थे, जिन्होंने रामचरितमानस कविता को भी लिखा था। रामचरितमानस को लिखने वाले को आप लोग जानते ही होंगे, तुलसीदास जी थे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा और बेहतरीन तरीके से उन्होंने 1532 में उत्तर प्रदेश बांदा के ज़िले में उनका जो है जन्म हुआ था। और इनकी प्रमुख रचनाएं विनय पत्रिका भी हैं, दोहावली हैं, कवितावली हैं, हनुमान चालीसा भी, वैराग्य संदीपनी भी है, जानकी मंगल भी है, पार्वती मंगल है। तो इस प्रकार के तुलसीदास के प्रमुख उपन्यास और प्रमुख लेख थे। और अगला प्रश्न की ओर चलेंगे, जो कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की उनकी पूर्ण तिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जो कि इन तीनों की श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि इन तीनों लोगों को फांसी हुई थी और 23 मार्च के ही दिन हुआ था। तो 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है जो है, इसका राइट आंसर जो है आपको पता ही चल गया होगा, शहीद दिवस। शहीद दिवस ऑप्शन नंबर 2, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु 23 मार्च को शहीद हो गए थे, क्योंकि उनको फांसी दे दी गई थी। और उस कारण में भारत में 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो आपको इसमें से पता ही चल गया होगा, बहुत ही आसान तरीके से आपको जानकारी मिली गई होगी कि भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा है। गंगा 2525 किलोमीटर की नदी है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। और ये गंगा जो है भागीरथी और अलकनंदा नदियों से मिल करके बनती है। ये देवप्रयाग में मिलन होता है, देवप्रयाग में संगम होता है किसका? भागीरथी एवं अलकनंदा का। और वहीं से दोनों नदियां एक होकर के बहती हैं। वहीं से उद्गम होता है गंगोत्री के पास गोमुखी हिमानी से। और गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है। और साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। और इस प्रकार से भारत में सबसे जिसमें भारत में इसकी लंबाई जो है 916 किलोमीटर है। इस प्रकार से देखा जाए तो जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है, वो अगर नदियों की बात आ जाए सबसे लंबी नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी आपको कही जाएगी, क्योंकि 2900 किलोमीटर है। लेकिन भारत में इसकी लंबाई जो है 916 किलोमीटर है। इसलिए प्रश्न आता है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है गंगा नदी, क्योंकि गंगा का जो है लंबाई 2525 किलोमीटर पूरी भारत में फैला हुआ है। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग, ठीक है। अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को कौन सा किताब मिला जिसका अर्थ विश्व विजेता कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर का किताब मिला। इस प्रकार से अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग, ठीक है। वर्ष जो है 1975 से 77 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बहुत इजी क्वेश्चन है साथियों। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपातकाल जो है आपका अनुच्छेद 352 से लेकर के 356 मतलब 360 तक के जो भी प्रावधान हैं
तो आपके जो 356 से 360 तक के जो प्रावधान है पूरे 256 से 260, तो ये जो अनुच्छेद हैं 252 से 260 तक का, तो पूरे इन अनुच्छेदों में जो आपका आपातकाल से संबंधित पूरी चीज़ों का वर्णन हुआ है संविधान में। इस प्रकार से संविधान में आपातकाल 3 बार लागू हुआ है, मैंने आपको बताया ही था। और उस वक्त सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी की, जो मैंने बताया था 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान कौन से प्रधानमंत्री थे? वो आपकी क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी थी। तो इसके कुछ और टर्म्स बता दें कि भारत के संविधान में भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात संबंधों के बारे में वर्णन हुआ है। 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है, मैंने पहले ही बताया था। अनुच्छेद एक जो है अनुच्छेद 352 जो है पहला आपातकाल का जो वर्णन हुआ है, युद्ध, बाह्य आक्रमण से सशस्त्र विद्रोह के कारण उत्पन्न आपातकालीन एवं राष्ट्रीय आपात। और दूसरा जो प्रावधान है वो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के कारण उत्पन्न आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। और तीसरी प्रक्रिया जो है आपातकाल लगाने की, वो है अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात। और इस प्रकार से प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 में हुआ था, चीन द्वारा जब आक्रमण भारत पे हुआ था उस दौरान। और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस वक्त, और राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। और इस प्रकार से इसका उद्घोषण 10 जनवरी 1969 को वापस ले लिया गया। द्वितीय बार आपातकाल कब लगा? आपका उद्घोषणा हुई 3 दिसंबर 1971 को, बाह्य आक्रमण पाकिस्तान के आक्रमण के दौरान 1971 में दूसरी बार भारत में आपातकाल लगी। उस वक्त सरकार थी इंदिरा गांधी की। और तृतीय आपातकाल की उद्घोषणा 26 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ही समय में बिना मंत्रिमंडल के परामर्श के आंतरिक अशांति के आधार पर की गई थी। और इस समय भारत के राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद थे। इसने आपातकाल को 1977 में वापस ले लिया था। तो हो गया आपका 66 नंबर प्रश्न है जो है लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल शहर का चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका जो राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कोलकाता। क्योंकि लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल शहर जो था, जो विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता शहर जो था, चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे साथियों। पियरे क्यूरी क्या है? पियरे क्यूरी ने हेनरी बेकुरल और अपनी पत्नी मैरी बेकुरल को किससे संबंधित खोजों के लिए वर्ष 1903 भौतिकी में प्राप्त हुआ पुरस्कार जो नोबेल हुआ। तो ये रेडियो धार्मिकता पर आधारित था जो है, उसी पे इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 68 नंबर प्रश्न जो है, एक जो ऐसा क्या है जो घाटा, ऐसा कौन सा घाटा है जो तब होता है जब किसी सरकार का क्या कहते हैं कुल व्यय उसके आय से अधिक हो जाता है और जो उधार के पैसे को छोड़कर उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार सा जो आपका घाटा है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, राजकोषीय घाटा। एक राजकोषीय घाटा तब होता है जब किसी सरकार का कुल व्यय आय से अधिक हो और उधार के पैसे को छोड़कर उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और राजकोषीय घाटा बराबर होता है सरकार का कुल व्यय माइनस सरकार की कुल आय। अगला प्रश्न जो है न्यूरॉन के सिद्धांत 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सैंटियागो रेमन वाई केजल। तो ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार के संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो इसमें बताना है आपको कौन सा राइट आंसर है साथियों। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों, निर्यात अधिशेष जो है इसका राइट आंसर है। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है? वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण कराया था? जो महाराजा सवाई था, पूरा नाम महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने जो है आपका इसका राइट आंसर आपका हवा महल, ऑप्शन नंबर ए, हवा महल का निर्माण करवाया था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद,
जो है शासन, किसके शासनकाल की वास्तुकला का विशाल उपलब्धियां हैं? तो ये आपके ऑप्शन नंबर है शाहजहां ने। शाहजहां ने इसको बनवाया और बहुत ही बड़ी उपलब्धि माना जाता है। एशिया की सबसे लंबी नदी के नाम आपको बताना है, तो ये आपको ज़रूर समझना है सबसे लंबी नदी कौन सा है। 4 नदियाँ दिया हुआ है, पहला है येनसी नदी, दूसरा अमेजन नदी, तीसरा नील नदी, चौथा यांगत्जे नदी। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यांगत्जे नदी जो है पूरी एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। 6300 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग अब चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है? हुमायूं के उत्तराधिकारी का जन्म हुमायूं के निर्वास काल में हुआ था और उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो वो कौन था आपको बताना है। वो था अकबर। अकबर जो था यही उनका शासक बना, उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पूरा नाम है इनका। अकबर महान नसीरुद्दीन हुमायूं का पुत्र था। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था और हुमायूं का पुत्र बाबा अकबर था। और अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1942 के राणा वीरसाल के महल में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ था। अकबर मात्र 13 वर्ष की उम्र अपने पिता के नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं की मृत्यु के उपरांत दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। सम्राट अशोक के अकबर के शक्तिशाली हिंदू राजपूतों और राजाओं को राजनयिक संबंध में बनाने के लिए उनसे विवाह भी किया था। इस प्रकार से इनके बारे में वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न जो है, आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो जानते ही आप लोग, शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में। क्या जी? शाहजहां। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डेन्यूब नदी जो है सबसे अधिक देशों में से होकर के गुजरती है। इसमें ऑप्शन में राइट है। और अगला प्रश्न है जो है क्वेश्चन है, ऐसा कौन से संविधान संशोधन में अधिनियम 2002 के तहत भारत सभी बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई? तो ये आपको बताना है अनुच्छेद संशोधन के तहत। तो इसका राइट आंसर मैं बता दिया हूँ आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी, मतलब 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 के भारत में सभी बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और व्यवस्था कर दी गई। तो ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे जो कि 78 नंबर प्रश्न है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HRSA का गठन किस वर्ष में किया गया था? ये आपका राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है? तो इसका आपको बताना है पाकिस्तान में सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी कराची का बंदरगाह, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल रहे हैं। इसमें आपको बताना है कौन आपका राइट आंसर होगा, जो कि 4 ऑप्शन दिए हैं। शीत निद्रा और हाइबरनेशन शब्द की परिभाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। कुछ जानवरों के सर्दियों के मौसम में कम चायपच गतिविधि की स्थिति में ये होता है। ठीक है, अब चलते हैं 81 नंबर प्रश्न की ओर। तो 81 नंबर प्रश्न जो है आपका जानकू जीव जो है, ठीक है, आपको बताना है जानकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली किस देश की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है? तो ये जानकू जो मनाया जाता है ये नेपाल में मनाया जाता है। जानकू जो है ये नेपाल में मनाया जाता है। और अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में कौन सा ऐसा तिथि था सन था कि जिस दिन को राष्ट्रीय अपमान के दिवस में आयोजित किया गया? इसका राष्ट्रीय अपमान के दिवस में 6 अप्रैल 1919 को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्या है कि सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय थे वे थे आचार्य विनोबा भावे, जिन्होंने सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने के वाले भारतीय थे। तो
तो इस प्रकार से आपका यहाँ तक का प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं 84 नंबर प्रश्न की ओर। पृथ्वी की भूमध्य रेखा उत्तर से दक्षिण के स्थान पर कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो आपको जानते ही होंगे, पृथ्वी की भूमध्य रेखा से होकर गुजरती है कौन सी रेखा? अक्षांश रेखा। इस प्रकार से रेखा जो है भूमध्य रेखा से होकर गुजरती है और यही आपका राइट आंसर है। अब अगला प्रश्न है 85 नंबर प्रश्न है, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक तितली के काया पलट से तीसरा चरण है? तो आपको यहाँ पता चल ही गया होगा, ऑप्शन नंबर डी जो प्यूपा है, प्यूपा एक तितली के काया पलट से तीसरा चरण है। इस प्रकार से यहाँ तक का पूरा 85 नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मध्यवर्ती क्या है दिया है क्वेश्चन? अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मध्यवर्ती वस्तु से आशय है, क्या आशय है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। पुनर्विक्रय या अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योगों के बीच बेची जाने वाली वस्तु, ये आपका राइट प्रश्न है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है 89 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है? तो ऐसा कौन सा राजा था जिसको नेपाल देश संस्थापक माना जाता था? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। पृथ्वी नारायण शाह जी को नेपाल को देश का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न 90, पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वाजिरी नृत्य का नामक पारंपरिक नृत्य करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पश्तून प्रकार का जो आपका पारंपरिक नृत्य है, ये करने से वाजिरी नृत्य नामक नृत्य होती है। 91 नंबर प्रश्न है, 1920 का खिलाफत आंदोलन किस जगह के खिलाफ, किस अन्याय के विरुद्ध में विरोध के लिए आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर आपको बताना है साथियों, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए है, क्योंकि तुर्की जो था अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में देश था जो आयोजित किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। जो अगला प्रश्न है आपका 92 नंबर प्रश्न के बाद 8 प्रश्न शेष रह गए हैं। यदि आप वीडियो में नए हो तो फिर से कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मित्रों, और दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 92 नंबर, अटल टिकरेंज समझो अटल टिकरिंग लैब्स निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा एक पहल है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नीति आयोग के तहत। तो 93 नंबर पर अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है जिसमें खरीदार और विक्रेता होते हैं? एकत्रा बाजार जिसे कहते हैं कि ओलिगोपॉली शायद अंग्रेजी में, तो एकाधिकार बाजार। ठीक है, एकाधिकार बाजार उसे एक क्रेता बाजार बोला जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब एक ही क्रेता रहेगा, खरीदार ही रहेगा, यदि वो बेचता भी रहेगा तो एकाधिकार कहलाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। एकाधिकार क्या है ये समझ लीजिए। उसके पहले, एकाधिकार बाजार की एक ऐसी व्यवस्था है या ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत एक विक्रेता जबकि कई क्रेता होते हैं, और इस प्रकार से अल्पाधिकार बाजार की ऐसी व्यवस्था जिसमें कुछ विक्रेता और कुछ क्रेता होते हैं। और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है उसका एक ऐसी व्यवस्था जिनमें अनेक विक्रय और अनेक क्रेता होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 94 नंबर प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किस देश की दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? पूछ रहा है दुनिया में सबसे बड़ी संसद किस देश की है, तो आपको राइट आंसर बताना है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि आपका चीन जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी संसद वाला देश है। ठीक है, तो बस ये कुछ ही प्रश्न, 5 प्रश्न और बचे हैं। और इस प्रकार से अगला प्रश्न जो है आपका, निम्नलिखित में कौन से ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक हैं? तो इसके राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, रट्टा जरूर मान लीजिएगा। ठीक है, लेखक और रचनाएं जो हैं तमाम प्रकार की, मैंने एक वीडियो पर्सनल लाने वाला हूं, बस 1 ही 2 दिन में समय मिल जाए मुझे, सारे लेखकों और सारे पुस्तकों को लेकर आऊँगा एक ही वीडियो में, और एक दिन लाऊंगा पूरे दिवस को बताने के लिए। जीएस के अलग अलग वीडियो लाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर, साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारतीय राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी है, वहाँ पर साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है केरल में।
ठीक है। 97 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष में नेटल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था? ऑप्शन नंबर सी 1894 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। महात्मा गांधी ने 1894 ईस्वी में क्या है? महात्मा गांधी ने 1894 ईस्वी में दक्षिणी अफ्रीका के नेटल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था और इस संगठन का उद्देश्य अफ्रीका के भारतीयों के साथ हो रहे नस्लीय भेदभाव को रोकना था और इसी दिशा में गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका के टॉलस्टॉय फर्म और फिनिक्स आश्रम की स्थापना भी की थी। ठीक है। अगला प्रश्न जो है 98 नंबर, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ? बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश मुक्ति युद्ध समाप्त हुआ। अगला प्रश्न जो है 99 नंबर प्रश्न है, प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत किस संधि पर हस्ताक्षरित करने पर हुआ था? इस प्रकार से आपको बताना है। तो प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत जो हुआ था वो हुआ था यंडडाबो की संधि के तहत। और उसके अलावा आपका अगला प्रश्न चलेंगे, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है, साल बाई की संधि। साल बाई की, सॉरी डी कह रहे हैं, बी बता दिए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 99 आपका हो गया। 100 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी रीगल तारा ओरियन तारामंडल का सबसे ज़्यादा चमकीले वाला तारा है। और ये तारा मैं दूंगा और आपको जॉब भी पाक दिलाऊंगा, बस आप अच्छे से रहो, अपना ख्याल रखो। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए यहीं तक। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और बाकी जो भी चीज़ें हैं मैं लगातार लाऊंगा। और अभी आपको प्रैक्टिस सेट अलग से लाएंगे, ये तो आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बता रहे हैं, प्रैक्टिस सेट भी लगातार लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।